देखिए तो बच्ची, ठीक है। क्या इसमें जर्नल एंट्री भी आप लोग को बताए थे हम? यस या नो मुस्कान? नो सर, सिर्फ थियरी लिखवाए थे। तो लास्ट थ्योरी कहां तक था मुस्कान? सर एक आप लिखवाए, अंडर दिस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टेड एसेट्स अकाउंट and as a result the respected assets account appear as its book value। बस यही तक। और फिर उसके बाद जर्नल एंट्री आप लोग को सेंड किए होंगे ग्रुप में? नहीं किए थे ना सर। लिखो, चलो कंटिन्यू करो, इससे आगे लिखिए। द वेरियस जर्नल एंट्रीज, द वेरियस जर्नल एंट्रीज, सही बच्चे नोट कीजिएगा। द वेरियस जर्नल एंट्रीज which are passed the various journal entries which are passed under this method and summarized are as under. The various journal entries which are passed under this method are summarized as under. First entry लिखिएगा बच्चे, to record purchase of assets, to record purchase of assets. क्या आप लोगों को पता है बच्चे कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जो हम परचेज करते हैं वो कितने तरह से परचेज कर सकते हैं? मुस्कान बताओ। मुस्कान। सर परचेज करेंगे तो कैश या क्रेडिट? ओके, क्या चेक नहीं होगा? हाँ, चेक भी हो सकता है। हालांकि वो कैश इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना है हम लोग को कि अगर कैश में परचेज करेंगे तो सिंपल है, एसेट्स क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट मुझे क्या बताता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करो, जो जाएगा उसको क्रेडिट करो। यस सर। तो रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ एसेट्स का एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट बी आर टू कैश पब्लिक बैंक। अगर कैश मिलेगा तो टू कैश लिखेंगे, चेक में रहेगा तो बैंक लिखेंगे। और अगर क्रेडिट परचेज करेंगे तो बच्चे वहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेज के केसेस में सप्लायर, क्रेडिटर, हाँ या ना? क्रेडिट इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या क्रेडिटर्स अगर हो गया तो पर्सनल अकाउंट हो गया ना? यस सर। और पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है? क्रेडिट इज द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो कोई भी एसेट्स को अगर परचेज हम करेंगे बच्चे, ये समझ में आया? इनकी एसेट्स कम दैट इज डेबिटेड, कैश गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड, बैंक इज द गिवर दैट इज क्रेडिटेड, या क्रेडिटर्स या सप्लायर इज द गिवर दैट इज क्रेडिटेड। तो इसीलिए बताए हैं कि जब एसेट्स को परचेज करेंगे तो तीन तरह से परचेज कर सकते हैं, या तो कैश में, तो एसेट्स अकाउंट डी या टू कैश हो जाएगा। मान लो बिल्डिंग परचेज की है, अब बिल्डिंग परचेज किए कैश में, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो बिल्डिंग अकाउंट डी या टू कैश अकाउंट। परचेज बिल्डिंग फॉर क्या? चेक, तो बिल्डिंग अकाउंट डी या टू बैंक अकाउंट। और परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डी या टू क्या? जो क्रेडिटर रहेगा, जो उसका नाम रहेगा उसका नाम आ जाएगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम राम, राम से बिल्डिंग परचेज किए तो बिल्डिंग अकाउंट डी या टू राम अकाउंट। तो ये तीन तरह से हो सकता है। तो फर्स्ट इंक्रीज जो होगा किसी भी बुक्स में डिप्रिसिएशन के कंसर्न में, क्योंकि जब तक बच्चे हम एसेट्स परचेज नहीं करेंगे तो फिर डिप्रिसिएशन तो दूर की बात है। जब एसेट्स मेरे पास रहेगा तब ना डिप्रिसिएशन का सवाल आएगा, है यस ना? सर। तो सबसे पहला एंट्री परचेज ऑफ बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चे,
सेकेंड एंट्री लिखिएगा सही बच्चे। टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, सेकेंड एंट्री लिखिएगा। आवाज सभी बच्चे को आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. Yes. टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए। अब बच्चे यहाँ पर हम लोग का मेथड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर दो जो मेथड्स आपको बताए थे फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, हम अपने लैंग्वेज में भी आपको बताए होंगे पहले कभी। व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स, और दूसरा बताए थे व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। बहुत सारा राइटर इसको बहुत तरह से लिख सकता है, ठीक है। तो सवाल यह है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अकाउंट इज मेंटेन की इज नॉट मेंटेन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, इट मींस डेप्रिसिएशन इज डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स। सॉरी, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो मिलती बच्चे लिख रहे हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इज डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। हम उस कंसर्न में आपको ये एंट्री लिखवा रहे हैं। आप ये मत समझ लेना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन कंसर्न में हम एंट्री बता रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन में एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट। विश्वजीत ये समझ में आया एंट्री? Yes, sir. क्या बोले सर? डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। अब बाय द रूल इसको एक्सप्लेन करेंगे मुस्कान। मुस्कान रूल के हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए क्यों ये हुआ। Sir, depreciation expense है, तो ओके, डेबिट हो रहा है और एसेट्स क्रेडिट होगा। क्यों? व्हाई? बिकॉज एसेट्स गोज आउट। हम क्या समझाए थे? डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या समझाए थे कि डेप्रिसिएशन मींस अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज। हम किसी भी एसेट्स को यूज करने से जो उसके वैल्यू में कमी होती है, उस कमी को ही हम डेप्रिसिएशन कमी कमी मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स तो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट। एसेट्स क्या है यहाँ पर? रियल अकाउंट है ना बच्चे। Yes, sir. और रियल अकाउंट में जब कोई भी एसेट्स जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एग्जैक्टली उसी वही कॉन्सेप्ट से यहाँ पर एसेट्स को क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। देखो अगर आप एंट्री समझ जाती हो तो मेरा यहाँ तक मानना है कि 50% आपका माइंड में अगर ये एंट्री सेट हो गया तो 50% तो आप ऐसे ही डिप्रिसिएशन चैप्टर समझ जाओगे। तो क्या ये दोनों एंट्री समझ में आया? सभी बच्चे बताओ। यस सर। क्या राजेश? यस सर। यस सर। नो सर। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया ये दोनों एंट्री? अंशु रानी? यस सर। अंशु समझ में आ गया ये एंट्री? यस सर। सही बच्चे कैमरा बंद किए हुए। वाह। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम भी अपने स्टूडेंट को देखें। तो सर नो सर, नो सर। हम तो, मेरा तो कैमरा खराब है फिर भी हम ऑन कर दिए। चलिए थर्ड एंट्री लिखिए। टू क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट।
अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो बच्चे आप लोग अभी अगर 11th में पढ़े होंगे, जो डीके गोयल का सीबीएसई पैटर्न से जो भी बच्चे पढ़े होंगे वो पढ़ के आए हुए होंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल। डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट यूज किया जाता है। और जब प्रोफेशनल कोर्स में आप जाओगे तो वहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं होगा, वहां पर सिर्फ पीएल अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सॉरी, ये बहुत दिक्कत करता है ये खांसी। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री समझ में आया वंदना? जो डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड किए थे, प्रोवाइड करते समय डेप्रिसिएशन को क्या किए, अभी डेबिट किए ना? यस सर। तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना? तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड आपके पास दोनों लैंग्वेज है, या तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल कीजिए या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कीजिए। ठीक आया बच्चे समझ में? ये चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एंट्री। हाँ, नेक्स्ट एंट्री लिखिए, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स। किसी भी एसेट्स को जब हम बेचेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब यहां मुस्कान एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब एसेट्स परचेज किए तो 3 तरह से हुआ, 3 कैटेगरीज हुआ, कैश, चेक और क्या, क्रेडिटर्स। ठीक उसी तरह से जब हम सेल करेंगे उसमें भी कितना कंडीशन होगा मुस्कान? वही 3 कंडीशन होगा। यस सर, बस क्रेडिटर की जगह डेटर हो जाएगा। यस 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 यस, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स। जनरली क्रेडिटर या डेटर का यूज यहाँ पर बुक्स में नहीं किया गया है। कोई भी आप जो भी बुक्स पर होगी उसमें ये एक अपना कॉन्सेप्ट, जैसे गुड्स के केसेस में डेटर क्रेडिटर्स होता है। सर 4th पॉइंट क्या बोले सर? टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बड़ी है सर, बहुत दिक्कत है, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा तो कुछ रिपीट कीजिएगा। तो बच्चे यहां पर लिखिए एंट्री, कैश अकाउंट डीआर, कैश बैंक दोनों लिख सकते हैं, डीआर टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन याद रखना है, या तो हो सकता है सिर्फ कैश ही में सेल करे, या हो सकता है चेक में ही सेल करे, या हो सकता है कि कैश और चेक दोनों हो। और जब सर दोनों जब रहेगा क्रेडिट पे सेल होगा तो वहां पर डेटर कर देंगे। जैसे सोल्ड गुड्स टू मशीनरी, मशीन वो आप जनरल पेपर पढ़े होंगे एक सब्सिडरी बुक्स में, याद है? जैसे मशीनरी सोल्ड टू राम, राम को मशीन बेचा तो राम इज द रिसीवर, दैट इज राम अकाउंट इज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। या वेंडर भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए यहां पर आप सिर्फ कैश बैंक लिखिए, टू एसेट्स अकाउंट। 5th नंबर ट्रांजैक्शन में लिखिए, अब जब सेल करेंगे तो बच्चे उसमें क्या हो जाएगा? दो ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा, 3 चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी एंट्री भी नहीं करेंगे। व्हेन WDV कॉन्सेप्ट पता है ना, कि किसी भी एसेट्स का जो बुक वैल्यू होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को अगर लेस कर देते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू बचता है वही उसका क्या कहलाएगा? WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू। Yes, sir. The profit equal to sell proceeds minus book value of book value as on date of sale। सेल के समय उस एसेट्स का बुक वैल्यू क्या है, मतलब जिसको WDV हम लोग कहते हैं, और उसको सेलिंग प्राइस से देखेंगे कंपेयर करके। तो अगर सेल प्रोसीड्स ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो टू रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, इसमें दो एंट्री हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट लिखिएगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में एसेट्स टू PL, प्रॉफिट के केसेस में हो जाएगा बच्चे एसेट्स अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई कहे कि PL अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ PL भी होगा तो कोई गलत नहीं होगा, वो भी सही है। और इन केस ऑफ लॉस जस्ट अपोजिट कर दीजिए। इसमें होगा सर PL अकाउंट दिया टू एसेट्स। PL अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट में लिखिएगा, एक बार एंट्री सभी बच्चे देख लीजिए, कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? जितना भी एंट्री बताएं उस एंट्री में कहीं प्रॉब्लम है कि समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया सर। हेलो, चलिए बच्चे नेक्स्ट आगे लिखिए। एक ट्यूटोरियल नोट्स भी है, हम थोड़ा पेज स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चे, इसको थोड़ा, ठीक है सभी बच्चे इसको समझिएगा। देखिए तो, हेलो,
मुस्कान? Yes, sir. हाँ, इसको बच्ची देखिए तो इसका स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलिए इसको ट्यूटोरियल नोट्स, ये जो नोट्स दिया हुआ है इसको बच्चे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा। मुस्कान पॉइंट नंबर 1 पढ़िएगा मुस्कान। So, yes, sir. Book value as on date of sale equal to original cost minus total depreciation till date of sale. क्या ये समझ में आया? ये पॉइंट क्या कर रहा है कि बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, यानी जिस समय हम उस एसेट्स को बेच रहे हैं उस समय उस एसेट्स का बुक वैल्यू क्या है। तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से क्या करेंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, यानी अगर मान लो कोई मशीन हम परचेज किए और उसको 3 ईयर यूज करने के बाद सेल कर देते हैं तो बच्चे आफ्टर 3 ईयर डेप्रिसिएशन काट करके, जैसे मान लो 1000 रुपए का एसेट्स है और 10% डेप्रिसिएशन है, तो मान लो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो अब मुझे ये बताइए कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन 3 साल तक कितना होगा बताओ? 1 साल का 1000 का 10% यानी 100 रुपया हुआ तो 3 साल का कितना हुआ? 300। Yes, sir. तो 1000 में से अगर 300 रुपया घटा देंगे तो कितना हो गया? 700। 700. Yes. तो वही 700 रुपया जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, यानी सेल के दिन उस एसेट्स का वैल्यू कितना बच गया। यस या नो? Yes, मुझे sir. तो यहाँ पर ये समझ में आया। हाँ। और बच्चे आप लोगों को क्या समझ में आया? आप लोग देखिए इसको, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम। बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलिए, वंदना सेकंड पॉइंट। वंदना सिंह, आप मुझे सेकंड पॉइंट समझाएगी। वंदना। वंदना, क्या आवाज सुनाई दे रहा है आपको? वंदना, हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ वंदना बताइए, सेकंड पॉइंट आपसे हम पूछ रहे हैं। क्या कर रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू। यस सर। अब प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट समझेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अगर 700 रुपया का भी हम समझाएं आपको तो 700 रुपये के एसेट्स को अगर मान लो, मतलब 1000 का था, 10% डेप्रिसिएशन था और 3 साल के बाद हम उसको 650 में बेच रहे हैं, तो क्या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि आफ्टर 3 ईयर उस एसेट्स का जो वैल्यू हुआ वो 700 रुपया बच गया और 700 को हम 650 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 50 रुपया कम में बेच रहे हैं। इट इज कॉल्ड लॉस। और वहीं अगर उसको 650 में नहीं बेच करके अगर 800 में बेचते हैं तो 100 रुपया तो ज्यादा में बेचे, वो 100 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यही कंसेप्ट को समझना है बच्चे कि कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आया प्रॉफिट लॉस का? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे बताओ। Yes, sir. तो ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों क्लियर हो गया। और चलिए, हाई fourth के point- मतलब तभी वो लोग जब दिमाग पे जोर पड़ते हो। क्या किया? अभी जोर पड़ रहा है तुम्हारे दिमाग पे? हेलो बच्चे, आवाज म्यूट कर लीजिए। बच्चे आप आवाज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि यहां से आवाज आ रहा है। हेलो Yes, sir.
हाँ, थोड़ा बच्चे आप लोग आवाज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सब जा रहा है ना। थोड़ा बच्चे आप लोग आवाज म्यूट कर लीजिए। किसी को जेन्युइन जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम बच्चे आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फोर्थ नंबर पॉइंट, कल्पना, कल्पना फोर्थ नंबर पॉइंट। कल्पना, क्या आप फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़ सकती हैं? Yes, sir. हाँ, पढ़िए बच्ची। In case of exchange of an asset, sale proceed imply the trade in all Allowance, trade in allowance। trade in allowance, हाँ, the amount at which the vendor agrees to agrees to, old agree मतलब, हाँ, agrees agrees to acquire the old assets। assets. इसका मतलब क्या? एक्सचेंज का मतलब समझते हैं? एक्सचेंज मतलब होता है बदलना, ठीक है? Yes, अगर sir. किसी कारणवश हम एसेट्स को बेचने के लिए नहीं, बल्कि उसको क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस डेट में हम उस एसेट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या एक्सचेंज वैल्यू उसका जो उस डेट में आएगा WDV, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो नहीं कहते जो मेरा वो एसेट्स पुराना हो गया, अब हम चाहते हैं कोई नया एसेट्स परचेज करने के लिए। तो अब देखते होंगे मोबाइल यूज करते हैं, हम सैमसंग गैलेक्सी यूज करते हैं J8। अब ये मान लो हम अभी कोई न्यू मोबाइल अगर रियलमी का ले लेंगे, लेटेस्ट मॉडल मोबाइल, उस पर लिख देगा जो आपका मोबाइल का जो वैल्यूएशन है आज के डेट में 4500 है, यानी 4500 रुपया देगा। अब बताओ कितना हम परचेज कर कितना में किए थे? 19,000 में, 18,999 रुपया। उसका एक्सचेंज वैल्यू आज के डेट में कितना हो गया? 4500। तो ये जो 20 का जो डिफरेंसेस अमाउंट हो गया, यही तो इसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब उसको हम एक्सचेंज करते हैं 4500, मान लो हम उसमें 10,000 का मोबाइल लेते हैं, तो 5500 रुपया मुझे देना पड़ेगा एक्स्ट्रा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वही पॉइंट यहाँ पर ये कर रहा है कि इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एन एसेट्स, जब एसेट्स को हम बदलने का काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में सेल प्रोसीड्स इम्प्ली द ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि द अमाउंट विच द वेंडर, मतलब जो विक्रेता है ना, वो तैयार हो गया किसी एसेट्स को, ओल्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, जितना वैल्यू पर। जैसे मान लो अगर कोई पुराना एसेट्स है और उसको मान लो हम नहीं देखते, कबाड़ी वाले में जाकर के सेकंड हैंड एसेट्स रहता है, कोई मशीन रहता है, उसको परचेज कर लेते हैं। अब फिर से उसको क्या करते हैं? अरे एक मूवी था द टार्जन, क्या था जी, वो कार का नहीं था, याद नहीं है आप लोगों को? नहीं देखे लगता है। Yes, sir. Tarzan the Tarzan Wonder in the Car. Wonder Car. हाँ, तो उस मूवी में क्या देखते हैं कि वो टार्जन वाला जो पुराना गाड़ी रहता है उसको कबाड़ी वाले से वो परचेज कर लेता है और फिर उसको बनाता है निजी अपने से। तो वो जो परचेज किया होगा वो तो वो ओल्ड एसेट्स था उसके लिए। तो ये सब चीज है। अब उसमें भी प्रॉफिट लॉस होगा तो उसको भी हम एंट्री करेंगे। प्रॉफिट लॉस का वही एंट्री होता है जो ऊपर में बताए हैं। नेक्स्ट अमाउंट पढ़िए, कोई भी स्टूडेंट पढ़िए। विश्वजीत। Yes, sir. पढ़िए बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए समझ में आता है कि नहीं। पॉइंट नंबर 5। Sir, कहाँ गया सर? हिल गया। आ गया समझ में? Yes, sir. सभी बच्चे को आ गया समझ में ये पूरा ट्यूटोरियल नोट्स? No, sir. फिर से इसको समझाइए सर।
हाँ सर, In ये case of डैमेज हो रहा है तो सेल कैसे हो रहा है? इन Yes. केस, हाँ, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन या डैमेज ऑफ एन इंश्योर्ड एसेट्स बाय फायर और एक्सीडेंट, हो सकता है कि कोई एसेट्स नहीं है, आग से जल गया या डैमेज हो गया, तो उसको हम बेच देते हैं ना, कि नहीं बेचते हैं? अरे Yes, sir. इंश्योरेंस कंपनी आकर के इन्वेस्टिगेशन करता है ना, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आपको बताता है ना कि आपका एसेट्स का वैल्यू इतना हुआ, कि बताता है कि नहीं बताता है? बताओ। Sir, सर damage हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी वाला आके बताता है सर। हाँ, वही चीज करा है यहाँ पर। तो सेल प्रोसीड्स इम्पली क्लेम एंड एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टुगेदर विद सॉल्वेज वैल्यू इफ एनी, अगर कोई इसका वैल्यू भी है तो, ठीक है, तो उसको आप जब क्लेम करते तो आपको पता है ना कि आपको इतना क्लेम के रूप में इतना पैसा मिलेगा, यस सर। तो उस पर भी लॉस होता है, उसका भी एंट्री हम लोग करते हैं। Yes, sir. Loss में। लॉस बाय फायर का नहीं, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग से सामान जल गया, तो जिस तरह से सामान जलता है उस तरह से कोई एसेट्स भी तो जल सकता है ना, यस सर। तो उसका भी वैल्यूएशन होता है, उस पर भी आपको जो है सो उसका वैल्यू आता है। तो ठीक है, मेरे पास में 10,000 का फर्नीचर था और 10,000 में जल गया, जिसको उसको इंश्योरेंस करवाए थे, अब इंश्योरेंस नहीं करवाए तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तब तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका वैल्यू बताएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तब आएगा जब उस एसेट्स का क्या हुआ होगा, इंश्योरेंस करवाए होंगे आप, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसका वैल्यू बताता है, ठीक है। उसमें भी अगर किसी तरह का कोई लॉस होता है तो उसको बुक्स में क्या करते हैं हम लोग, एंट्री करते हैं। सर पूरा डैमेज होने पर भी तो भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है सर। यस यस। हाँ हाँ, तो डैमेज हो गया तो वो तो आपको बताया नहीं कि किसी भी कारण से, किसी भी कारण से अगर कॉज कोई भी हो, एक्सीडेंट पर भी जो कमी होता है वो भी तो डेप्रिसिएशन का कारण है, ठीक है, वो चीज बताता है पॉइंट में, जो किसी भी कारण से किसी भी तरह से अगर किसी एसेट्स में अगर आपको कमी होता है तो उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब कराए क्या, आप आया समझ में ये राजेश? यस सर। अब Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। There are several methods of allocating depreciation over the useful lives of the assets. Those most commonly employed in industrial or commercial enterprises are the straight line method and WDV, return on value method. देखो मेथड्स वैसे तो 17-18 गो है, ठीक है, एन्युटी मेथड है, ये इसके बाद फिर आपका डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, उसके बाद फिर आपका सम डिजिट ऑफ ईयर मेथड्स है, बहुत तरह का मेथड्स है इसमें, ठीक है, लेकिन जो जनरली यूज किया जाता है उसमें दो ही मेथड को बताया गया है, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और एक क्या, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहला हम लोग का है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इसको पढ़िए बच्चे आप लोग, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को, और फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं आप लोग। सही बच्चे इसको रीड कीजिए।
सर यस, इसमें लास्ट में लिख रहा है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ओनली फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो क्या मशीन वगैरह के लिए नहीं ये सुटेबल है, या गाड़ी वगैरह के लिए? कौन सा मेथड? सर इसमें लास्ट में सुटेबिलिटी करके लिखा हुआ है। हाँ तो एसएलएम बस एक फर्नीचर, पेटेंट इतने ही तक लिमिटेड है? हाँ, ये उसके देखो जो मैं ये एसेट्स के कैटेगराइज पर डिपेंड करता है कि फिक्स्ड एसेट्स तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो उसमें फर्नीचर है, मशीन है, मोटर कार है, बिल्डिंग है, ठीक है, वो कोई गाड़ी, मोटर कार, ट्रक व्रक सब हो गया, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको डिफाइन किया गया, बताया गया है। या मेथड्स जो है आपको किस किस प्रकार के जो जो एसेट्स का जो टाइप्स है उस टाइप्स के हिसाब से सुटेबल के लास्ट में आप पढ़ रहे हैं ना, ट्रेडमार्क, लीज, यही ना, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स इन रिलेशन टू व्हिच यस सर। रिपेयर चार्जेस आर लेस, the possibility of obsolescence is less. This method is suitable for furniture, patent, copyright, trademark, lease, etc. मशीन सबके लिए नहीं है। मशीन सबके लिए क्यों होगा? कोई लैपटॉप है, लैपटॉप के लिए क्यों होगा? कोई मोबाइल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उसके लिए क्यों होगा? उसके लिए आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फिक्स है। क्यों? क्योंकि उसमें जानते हो, आपको पढ़ोगी जब आगे जाकर के, हम लोग का बीकॉम फाइनल ईयर में बच्चे सबका टैक्सेशन जब पढ़ाते हैं इनकम टैक्स, तो उसमें डेप्रिसिएशन चैप्टर ही एक अलग है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर जो है सो 25% डेप्रिसिएबल होता है ईच एंड एवरी ईयर, डब्ल्यूडीवी हाँ, मेथड क्योंकि से। उसमें एक्सपेंसेस भी ज्यादा है। हाँ, इसीलिए बताता है। अब फर्नीचर हम खरीद लिए, एक बार खरीद लिया, उसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक Yes, है। sir. अब वो खरीद लिया, वो रखा हुआ है, तो उसमें आपको सुटेबल यही मेथड है, क्योंकि इसमें आपको हर एक साल चार्ज होता है। लेकिन जो लैपटॉप है, अब उसको तो रिपेयरिंग लगेगा हर एक साल, उसमें Yes, एक्सपेंसेस sir. लगता है। जितना भी मशीन अब है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सब पे ज्यादा लगेगा। हाँ, तो उसमें आपको वो मेथड यूज करता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आपको नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में बताएंगे बच्चे। वो सर WDV ना मशीन सर? वाला में किसमें? डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटेन ऑन वैल्यू मेथड। मशीन वाले के लिए सर? हाँ हाँ, मतलब जिस पर ज्यादा खर्च आता है ना एक्स्ट्रा, उसके Yes, लिए sir. जो है सो वो आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एप्रोप्रिएट है, कि भैया पैसा खर्चा करेंगे उस हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं खर्च करेंगे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। समझ में आ गया सही बच्चे को? कुछ कुछ आया समझ सर। यस सर, नहीं। यस सर। फिर से पढ़ो, तब कुछ कुछ नहीं, पूरा आना चाहिए, समझ में नहीं आना चाहिए तो फिर पूछिएगा, तो फिर हम बताएंगे ना। आ गया सर, आ गया। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड इज आल्सो नोन एज, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, एक हो गया, और बताइए। इसका 4 और नाम है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मुस्कान गिनती जाओ। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट ओरिजिनल मेथड सर। स्टेप प्लान मेथड, ओरिजिनल sir. कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, वैल्यू मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। कितना हुआ? 5 हो गया। मच हो गया सर। हाँ, तो यही 5 नाम है इसका। यस सर। कहीं नोट कर लीजिए बच्चे, सभी कोई नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर लिख देगा डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब लिख देगा ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और आपको पता नहीं है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है। कहिएगा सर तो सिर्फ 2 ही को बताए हैं, स्टेप लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो स्टेप लाइन मेथड इज आल्सो नोन एज, ये चारों नाम लिख लीजिए अलग से। फिर से बोलिए सर। हाँ, स्टेप लाइन ओरिजिनल मेथड कॉस्ट, is also known as original cost Original- method,
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और चौथा? कौन छूट रहा है बताओ? एक छूट रहा है, बताइए क्या 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 लिखे हैं? वैल्यू मेथड। नहीं नहीं वैल्यू नहीं, बताइए शुरू से क्या क्या लिखे हैं? फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये तो हो गया सर। स्ट्रेट लाइन मेथड, अच्छा स्टेट लाइन में चारे हुआ चारे को हुआ। सर। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट यस मेथड, सर। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, यस सर। एक और एक जो लिख लो। रुक जाओ, वो लिखना पड़ेगा कॉपी पर थोड़ा। सर 4 ही होगा ना? चार ही है सर। हाँ तो चार ही रहने दीजिए, एक आएगा याद तो बताएंगे। यस सर। चारे तो मेरा कलम तो कहीं मिल नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाइए। सर हाँ बोलिए। सर अटेंडेंस बना दीजिए ना सर मेरा। सर मैं भाग रहा सर मरवा। क्या नाम है? राजीव। विश्वजीत कुमार सर, रोल नंबर 50। यस सर राजीव। बैच 1 सर। सर आज मंडे है ना सर, हाँ सर इसी कारण सर। मंडे को नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है सर, वाईफाई भाग जाता है बार बार। सर मेरा सर 19 सर। राजीव। हाँ सर। राजीव बोलो। हाँ बताइए। तो 2 स्टूडेंट का छूट गया थी हमको लगता है। खैर वो बाद रोल में नंबर देखेंगे, तो स्टेटस बाद में देखेंगे। पहले ये क्या नाम सर? बताइए, कौन कौन नाम लिखे हैं? सर विश्वजीत स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्टेट लाइन मेथड, मेथड सर। रुक जाओ, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। 4 ही हुआ सर, उस समय 5 बोले थे। चार ही है फिक्स्ड सर। ओरिजिनल स्टेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। 4 ही है बच्चे। चारे है सर। ठीक है, चार नाम 4 है ही को सर। है। सर, इतना तो पूछेगा भी नहीं सर, आप बता दिए तो बता दिए, एक ही ना चलिए पूछेगा। ठीक। यस सर। सर हाँ। एसएलएम का बस इतना ही नोट्स है ना? सर एसएलएम क्या होता है सर? सर एसएलएम का क्या मतलब है सर? जैसे कि डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट करोगे ना डेप्रिसिएशन का, कि मान लो एक साल में 10,000 आया, तो फिर 10,000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर 10,000 आएगा। कांस्टेंट जाएगा।
जब ये कांस्टेंट रहेगा, ये डायग्राम बनाओगे Yes, आपका, sir. तो ये स्टेट जाएगा, Yes, ठीक sir. है, सर तो इसीलिए इसको स्टेट वैल्यू सर चेंज नहीं होगा सर? नहीं 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 नहीं, अंडर दिस मेथड इज एन एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल। ओह सॉरी, इट्स ओके सर। सर एक बार ये डिमेरिट बताइए ना। सर यार मीनिंग इसका पूछना है इसको। डिमेरिट देखो, डिमेरिट इसका ये है कि इसमें जो भी एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं उसका वैल्यू डिक्रीज होता चला जाता है, लेकिन उसके हिसाब से होना, जैसे मान लो, हाँ लास्ट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक समय Zero ऐसा हो आएगा जाएगा। जहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. 0 हो जाएगा। और ये जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, it does not take into consideration the interest on the capital invested in the assets. Capital invested in the क्या assets, इसका एक डिमेरिट ये है कि इसको डेप्रिसिएशन को देखते हुए चूंकि कांस्टेंट होता है हर एक साल, तो बहुत सारा जो इन्वेस्टर है वो इस प्रकार के एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना उचित नहीं समझता है। आवाज नहीं आ रहा सर, हेलो, आवाज नहीं आ रहा। Yes, sir. इसमें और भी अगर आप देखोगे डिमेरिट में, हालांकि सब बुक का अपना अपना है लैंग्वेज है, देखो एक पॉइंट ये भी कर सकता है सर कि when इनकम the हाँ समझाते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। When the comparison for 2 years is done for the uses of assets, this method does not reflect accurately the difference of uses in the क्या assets। ये एक्यूरेट नहीं बता पाता है कि उस पर एक, जैसे मान लो खानदानी हो जाता है, एक पर 10,000 लगा दिया डेप्रिसिएशन, तो वही हर एक साल लगेगा, जबकि उतना नहीं होना चाहिए। अगर एक साल में 10,000 लगा तो दूसरा साल में एसेट्स का जो काम करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, तो उसका और डेप्रिसिएशन भी तो कम होना चाहिए ना। Yes, sir. और ये क्या करता है कि एक साल में 10,000 लगाया, फिर दूसरे साल में भी 10,000, फिर तीसरे साल में भी 10,000, ये हर एक साल कांस्टेंट रखता है, जबकि उसकी जो कैपेसिटी होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज होना चाहिए। तो काम करने की क्षमता तो डिक्रीज होती है, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन क्या होता है, जस का तस बना हुआ रहता है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नहीं, ये तो सबसे बड़ा डिमेरिट है इसका। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जो अभी आपको थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे, डेफिनेशन चैप्टर ही है इनकम टैक्स में पढ़ना, और Yes, उसमें बताया गया, उसमें जो है सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है, या कोर्ट में आप प्रूफ के रूप में जब दिखाओगे, ठीक है, तो कोर्ट भी उसको एज्यूम नहीं करेगा, कोर्ट भी उसको आपको नहीं देगा इसको, ठीक है, वो आपको प्रमाण के रूप में आप सर्टिफिकेट, मतलब इसको आप चाहोगे कि प्रूफ के रूप में हम कोर्ट में रिप्रेजेंट करें इसको, तो आपको कोर्ट उसको क्या करेगा, उसको वैलिड नहीं करेगा। हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया हो तो उसको करेगा वो फिर। और बताइए। सर अटेंडेंस सर। अरे अटेंडेंस ले लेंगे, बाद में बना देंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो अटेंडेंस का, पढ़ाई करो ना सर पहले। कट जाता है।
So scrap value क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होता है बच्ची जो कि एसेट्स को यूज करने के बाद जो उसका वैल्यू बच जाता है। संपत्ति जैसे नहीं कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, देखते हो, टीवी टीवी परचेज कर लिए, अब 20 साल तक टीवी यूज किए, अब उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे आप लोग के घर में तो नहीं होगा अब, लेकिन अगर पापा सब या आपके दादाजी सब जब टीवी देखते होंगे तो उस टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था। तो जिस टाइम वो परचेज किए होंगे उस टाइम में उनके लिए वो टीवी क्या होगा, एसेट्स ही होगा जी, ठीक जैसे। Yes, sir. लेकिन बाद में जब उसका मार्केट से ऑब्सोलेट हो गया, कलर टीवी आ गया, तो अब कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखना चाहता है? नो सर। अब किसी के घर में है वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? यस सर। तो सर मेरे यहाँ है सर। तो आपके यहाँ है, तो क्या उस टीवी को आप यूज कर रहे हो अभी? यस सर। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक लेकिन है। चलता नहीं है सर। ज्यादा बिकता है रखा हुआ है सिर्फ। हाँ, तो वो बहुत आदमी, लेकिन उसको मार्केट में जब आप सेल करने जाओगे तो क्या उसको उतना प्राइस दे देगा वो जितना परचेज किए थे? हाँ सर। तो यस मोहल्ले सर। में कोई नहीं लेता है सर। कवारी वाला सर, जैसे मोहल्ले में कवारी कोई वाला को बेचेंगे जो पैसा मिलेगा वही ना सर। हाँ, तो आप वही वही ना चीज बोलना होता चाह है, रहे हैं सर। तो वही स्क्रैप वैल्यू होता है जब सर एसेट्स को वही यूज होता कर, है। हाँ, जब एसेट्स को सन पापड़ी यूज मिलेगा कर, सर। हाँ, जब एसेट्स को यूज करते करते उसका काम करने की क्षमता, पावर ऑफ जो उसका काम करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उसी को सर स्क्रैप वैल्यू। हाँ सर, स्क्रैप वैल्यू को एक और क्या नाम से बोलते हैं सर? रेसिड्यूल वैल्यू क्या सर? हाँ, और एक सैल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, 4 नाम है, नहीं लिख सर, लो आर कहीं से नोट कर लो। आर से। हाँ, रेसिडुअल वैल्यू। अच्छा, रेसिड्यूल वैल्यू वही सर। हाँ, सर तो ये डेप्रिसिएशन लैंड पे क्यों नहीं चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन लैंड, चूंकि देखो लैंड क्या होता है कि वो एक उसमें डिक्रीजिंग नहीं होती है, उसके वैल्यू में जब भी होता है एप्रिसिएट ही होता है, ठीक है। आज कहीं 10,000 में वैसे प्लॉट आप परचेज कर लो, तो आफ्टर 5 ईयर उस प्लॉट का दाम कितना हो जाएगा? 10,000 है तो 25,000 हो जाएगा, ठीक है। यस अब देखो ना जो ना लैंड का अभी बढ़ता अभी अभी आपके हाँ, पटना में जैसे अभी आपका है कि पटना में जब आप परचेज किए होंगे 1976 में, आपके दादाजी मान लो जमीन परचेज किए होंगे, 40,000 ठीक रुपया है, कट्ठा। तो 40,000 रुपये इकट्ठा होगा, तो अभी उसका 4 करोड़ कीमत होगा। नहीं सर, इतना नहीं है सर, 1,20,00,000 है सर। तो 1,20,00,000 है तो 40,000 रुपये इकट्ठा, तो वैल्यू क्या हुआ उसमें? इंक्रीज हुआ कि 40,000 बढ़ा है, 1,20,00,000 बढ़ा है? बहुत बड़ा है सर, 1,20,00,000 सर। तो वही चीज समझाना चाह रहे हैं ना कि लैंड का जब वैल्यू होता है मार्केट में तो वो इंक्रीज ही होता है जनरली, यस ठीक सर, है, यस। वो डिक्रीज नहीं होता। डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। लैंड को आप यूज करोगे तो उसका क्या होगा? उसमें डिक्रीजिंग होगा, लेकिन मशीन को यूज करोगे तो डिक्रीज होगा। यस सर, सही बता रहे हैं सर आप। अभी 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 एक लैपटॉप मान लो आप परचेज कर लो, या एक मोबाइल, छोटा सा एग्जांपल लो, मोबाइल परचेज कर लिए, अब हम J8 परचेज किए थे 19,999 में, अब अभी उसका वाह वैल्यू सर, कितना तुम हो गया? बहुत 4,500 रुपया हो। तो टेक्नोलॉजी वाला जितना भी चीज है ना बच्चे, उसका वैल्यू डे टू डे क्या होता है? चेंज होता चला जाता है बढ़ते जाता है सर। जी। सर ऑब्सोलेंस मतलब क्या होता है सर?